फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर स्टडी यूट्यूब चैनल। हमारी सीटेट सीडीपी की पी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करेंगे 6 फरवरी 2023 ऑनलाइन पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं 6 फरवरी 2023 को क्या क्वेश्चंस आए थे। उससे पहले आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व करेंगे। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो वो हिंदी में देख सकते हैं, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। हमारा आज का सेशन दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं। वाइल एट टाइम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट intersect in explaining human capabilities, yet which of the following domain of development explicitly discuss intellectual abilities such as problem solving, critical thinking and logical reasoning? अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक स्पष्टता चर्चा करता है। मीन्स ऐसा कौन सा हमारा क्षेत्र है शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक या संज्ञानात्मक, जो हमारी समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को या हमारी तार्किकता को स्पष्ट करता है, यानी उसको और बढ़ाता है। किस क्षेत्र में आता है? फिजिकल में, मोटर में, सोशल में या कॉग्निटिव में? तो ये हमारा आता है कॉग्निटिव क्षेत्र में, यानी संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, इतना तो सबको समझ। कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब हमारा आता है कॉग्निटिव में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? हेड टू टो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, एक्सट्रीमिटीज़ टू सेंटर, स्पेसिफिक टू जनरल। यानी हमारा विकास है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है, जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, बाहर से केंद्र की ओर बढ़ता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। सो जो डेवलपमेंट होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है सिर से पैर की ओर। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? सिर से पैर की ओर होता है, या फिर मिडिल से अंदर से बाहर की ओर, ऐसा भी होता है, पर इसमें वो नहीं दिया है। सेंटर से एक्सट्रीमिटीज़, इसमें उल्टा दिया है, एक्सट्रीमिटीज़ टू सेंटर, तो ये नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हेड टू टो। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड डैश इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डैश इज द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक, यानी सोशलाइजेशन का पहला कारक और दूसरा कारक, प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट बताना है। तो ओबियस प्राइमरी एजेंट हमेशा होता है, क्या होता है? मास मीडिया, फैमिली स्कूल, फैमिली स्कूल, प्रिंट मीडिया या मास मीडिया, जनसंचार माध्यम और परिवार, विद्यालय और परिवार और विद्यालय या मुद्रित माध्यम और जनसंचार माध्यम। तो ये होता है हमारा परिवार और विद्यालय, यानी हमारा प्राइमरी एजेंट होता है परिवार और सेकेंडरी एजेंट होता है विद्यालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होता है। एज पर जीन पियाजे's थ्योरी, इफ अ स्कीम डज नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट देन डैश टेक्स प्लेस। इमिटेशन, डिसइक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण या विकास का समीप क्षेत्र। तो यदि अगर हमारा स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो ऑब्वियस वहाँ क्या होगा? असंतुलन होगा। क्या होगा? डिसइक्विलिब्रेशन होगा, यानी जो हम माइंड में सेट करके रखे हैं और बाहर जो हम देख रहे हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे माइंड में क्या होगा? असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रमन के सन्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? When Raman was presented with Haynes' dilemma, he responded that Haynes should not steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in society. At which stage of moral reasoning is Raman at present? Options देखते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो रमन के सामने एक हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है। तो ये ऐसा करने में समाज में क्या अवस्था पैदा होगी, तो वो किस अवस्था में ये बताना है। तो वो है किस अवस्था में है वो, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, क्योंकि हमें बताया चोरी करना अपराध है और जहाँ अपराध है वहाँ लॉ और ऑर्डर के बारे में ही बताया गया होगा। तो इसलिए कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास इसका सही ऑप्शन होगा, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर लेव वाइगोस्कीज आइडिया। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। और क्यूज एंड हिंट्स इम्पीड पेस ऑफ लर्निंग, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन बताना है। तो लेव वाइगोस्की हमेशा कल्चर के बारे में बताते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति है, वो बच्चे को सीखने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर होगा कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रमोट्स लर्निंग। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सम्मत करती है, यानी प्रमोट करती है? पैसिव इमिटेशन, निष्क्रिय अनुकरण, कोऑपरेटिव लर्निंग सहभागी अधिगम, एक्सपोजिटरी टीचिंग व्याख्यात्मक शिक्षण, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग उद्दीपन प्रक्रिया अनुकूलन। तो क्या है सही? लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि शिक्षण अधिगम कौन सी विधि को संपन्न करती है, शिक्षण अधिगम में क्या कौन सी विधि जो है वो बेस्ट रहेगी। तो ये इसका सही आंसर होगा लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बताना है। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है व्याख्यात्मक शिक्षण, यानी व्याख्या करके बच्चे को व्याख्या करके बताएंगे तो वो उस इनके अकॉर्डिंग अधिगम को प्रमोट करता है, लर्निंग को, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसकी अनुशंसा करती है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को, यूज़ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्ति भिन्नताओं पर ध्यान देना, या इनकलकेटिंग एंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। बाल केंद्रित शिक्षा, तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या करती है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने पर ज़्यादा फोकस करती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बाल केंद्रित शिक्षा क्या करती है? कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज मीन्स हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या होती है? ऑप्शन में बताना हमें। लेवल्स आर सेम अमंग ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। इज अ जनरल एबिलिटी विच हैज़ नो बायोलॉजिकल बेस, एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है। इज फिक्स्ड फ्रॉम द बर्थ एंड डज नॉट गेट इम्पैक्ट बाय एनवायरमेंट फैक्टर्स, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इज ऑफ मैनी काइंड एंड इंडिविजुअल प्रोसेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, जो इंटेलिजेंस होती है वो मैनी टाइप्स की होती है। इज ऑफ मैनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोसेस डिफरेंट लेवल्स, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि होती है वो 9 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इसमें हमें अभिकथन और तर्क दिए हैं। एजर्सन सोशियो कंटेक्स्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन द क्लास ऑफ फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस। रीज़न है इसका, सोशल स्कूल क्लाइमेट डज नॉट प्ले एनी रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल मेंसुरेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन चूज करना है। अभिकथन क्या कहता है? अधिगम एक सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क हमारा आर है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होता है। सही विकल्प हमें बताना है कि क्या है, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? क्या कह रहा है? अधिगम सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। यानी हमारा जो अभिकथन है वो तो सही है, अभिकथन हमारा क्या है? सही है। अब तर्क क्या बोलता है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये तो गलत है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की बहुत भूमिका होती है, यानी हमारा तर्क रीजन आर है वो गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी अभिकथन तो सही है लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से, बॉयज़ आर वेरी पावरफुल एंड टॉट एंड गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, सच स्टेटमेंट स्ट्रेंथन। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के कथन किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता को, जेंडर इक्विटी, जेंडर समता को, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर सशक्तिकरण को, या जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िबद्धता को। तो ऑब्वियस ये किसको बढ़ावा देते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, जेंडर रूढ़िबद्धता को ही बढ़ावा देगा इस टाइप का स्टेटमेंट, क्योंकि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं, लड़कियां बहुत नरम और संवेदनशील होती हैं। ये अगर हम एक किसी को बताएं कि लड़के शक्तिशाली ही होते हैं तो ऐसा नहीं होता, लड़के कभी कभी संवेदनशील भी हो सकते हैं या लड़कियां कठोर भी हो सकती हैं, लड़कियां शक्तिशाली भी हो सकती हैं। तो ये फिक्स थोड़ी है कि लड़के ही शक्तिशाली और कठोर होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बताएगा जेंडर रूढ़िबद्धता को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस्ड बाय। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू दैम इन मल्टीपल वेज, उन्हें बहुविधि तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके। गिविंग दैम चांसेस टू एक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, उन्हें बहुविधि तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। प्रोवाइडिंग दैम अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन वर्क यूजिंग मल्टीपल वेज, उन्हें बहुविधि तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर। लेबलिंग एंड सेग्रेगेटिंग दैम इन मल्टीपल वेज, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या पृथकीकरण करके। तो किस तरीके से हम संबोधित नहीं कर सकते बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैली में व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं उनको किस प्रकार से हमें संबोधित नहीं करना चाहिए।
तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को हमेशा लेबल नहीं करना चाहिए, लेबल और सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। उनका बहुविधि तरीके से नामीकरण और पृथकीकरण नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे को अगर कोई कमी हो तो उसमें वही चीज़ लेबल, उस पे वो थप्पा नहीं लगा देना चाहिए कि वो इस चीज़ में, इस काम में या इसमें कम है वो बच्चा, उसके ऊपर बार-बार उसके सामने वही चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि इसमें उसका जो प्रदर्शन है वो ख़राब है, ऐसा उसे बार-बार नहीं बोलना चाहिए। तो उसकी लेबलिंग नहीं करनी चाहिए और उसको सेग्रीगेट, पृथक्करण नहीं करना चाहिए कि तुम इस बच्चे से अलग हो या तुम इस बच्चे के जैसे इंटेलिजेंट नहीं हो, इस प्रकार के वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू। तो असेसमेंट करने का मेन रीज़न क्या है? इंक्लूड फियर अमंग स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। ये तो मोस्ट नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा कि भय तो कभी बच्चों में नहीं डाल सकते हम। आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहा है, ये हो सकता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं ऑप्शन। प्रमोट एंड डिटेन स्टूडेंट एज पर देयर परफॉर्मेंस, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में पदोन्नत करना या रोक लेना। ऐसा भी हो सकता है, पर 20 से ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है। असाइन रैंक एंड क्लासीफाई स्टूडेंट इन अ हायरार्किकल मैनर, विद्यार्थियों की श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। तो ये दोनों मेन तो नहीं है, मुख्य कारण तो नहीं। हमारा मेन रीज़न है ऑप्शन नंबर बी कि विद्यार्थियों की खूबियों को और उनकी चुनौतियों की पहचान करना। यही असेसमेंट का मेन रीज़न होता है कि विद्यार्थी को पहचान सके कि उसमें क्या खूबियाँ हैं और उसको आगे क्या चुनौतियाँ मिलने वाली हैं, वो सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यू वॉन्ट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग योर स्टूडेंट, टू डू सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड यू एनहेंस। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संपन्न करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से कौन से कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोड मेमोराइजेशन और पैसिव इमिटेशन। अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण या निष्क्रिय अनुकरण। तो रोड मेमोराइजेशन तो नहीं करना चाहिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, पैसिव नहीं होता है, नहीं रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी स्वचिंतन और प्रतिबिंबन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा छूट गया था, तो उसे हम लास्ट में करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बीइंग टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी किस स्टेज में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का भाव आ जाता है। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। सेंसरी मोटर संवेदीगामक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल मोटर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या कंक्रीट ऑपरेशन मूल संक्रियात्मक, या फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक। तो बच्चे के जो अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व आ जाता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेट में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व या वस्तु को स्थायित्व की समझने की जो भावना है वो आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं और ये दोनों लैंग्वेज में है। जिसको जो लैंग्वेज में समझ में आए वो अच्छे से उसमें पढ़ सकता है। सो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।